नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो जुलाई 2024 में एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 4 पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट 4 पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 201 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर BT 301 पेपर है, पहला पेपर है, सेम यही है, ठीक है। तो जो थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम देंगे, ऑब्जेक्टिव होने की संभावना है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ हुई? ए NCF 2000, बी NCF 2005, सी NCF 2009, डी इनमें से कोई नहीं। समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ हुई? सही जवाब हो जाएगा बी NCF 2005। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? ए जिला स्तर का, बी राष्ट्रीय स्तर का, सी राज्य स्तर का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालक समिति के अध्यक्ष थे? ए प्रोफेसर यश पाल, बी श्री अशोक वाजपेयी, सी सेम पित्रोदा, डी प्रोफेसर मृणाल गिरी। तो NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सही जवाब हो जाएगा ए प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के राष्ट्रीय संचालक समिति में सदस्यों की संख्या थी? ए 21, बी 30, सी 35, डी 40। तो NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही जवाब हो जाएगा सी 35। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज के ग्रुप पे या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। और ध्यान रखना, इसमें सारे प्रश्न आए हुए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी में या फिर एमएड, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर देते जाएं, इससे क्या आप साथ में बने रहेंगे। अगर नहीं देंगे तो आप उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, तो प्रश्नों का आप जवाब जरूर दें, चाहे गलत ही क्यों ना सही, धीरे धीरे आप सही देने लगेंगे, ठीक है। तो बार बार आप वीडियो को देखते रहें, निश्चित रूप से आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे और बहुत अच्छे अंक आपके प्राप्त होंगे। बाकी आपको भी पता है 100 में 80 प्रश्न आपको सॉल्व करना है, तो इसलिए किसी भी यूनिट को आप छोड़ नहीं सकते हैं, सारे यूनिट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, 10+2+3 शिक्षा संरचना पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू की गई? ए NEP 1968 द्वारा, बी NCERT द्वारा, सी NEP 1986 द्वारा, डी कोठारी आयोग द्वारा। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना 5 का सी NEP 1986 द्वारा। आप लोग ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसकी संरचना क्या है? 5+3+3+4 याद रखना, ठीक है। 5 का मतलब होता है नर्सरी हो जाएगा 3 तक, और 1 2 मतलब कक्षा 2, कक्षा 2 हो जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे कक्षा 5, इसमें जोड़ेंगे 8, इसमें जोड़ेंगे 12, ठीक है। तो ध्यान रखना 2020 का संरचना क्या है? 5+3+3+4 याद रखना, बार बार पूछा जाता है। 2020 की संरचना क्या है? 5+3+3+4 याद रखना। मैंने पहले बता दिया 5 का मतलब क्या होता है,
नर्सरी 3 कक्षा और उसके बाद 2 बच रहा है तो उसमें 1 2 कक्षा तक हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, फिर इसके जोड़ेंगे 8, इसके जोड़ेंगे 12 कक्षा तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? ए यूजीसी, बी एनसीईआरटी, सी भारत सरकार, डी शिक्षा विभाग। सही जवाब हो जाएगा 6 का बी एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? ए 21 जून 2004, बी 14 जुलाई 2004, सी 15 अगस्त 2004, डी 15 सितंबर 2004। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी 14 जुलाई 2004। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? ए कक्षा 1 से 12, बी कक्षा 1 से 5, सी कक्षा 6 से 12, डी कक्षा 6 से 10। सही जवाब हो जाएगा कक्षा 1 से 12। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की कक्षाओं से संबंधित है तो कक्षा 1 से 12 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है? ए संतुलित विकास का सिद्धांत, बी समायोजन का सिद्धांत, सी रुचि का सिद्धांत, डी निरंकुशता का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा डी निरंकुशता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है? ए संतुलित विकास का सिद्धांत, बी एकता का सिद्धांत, सी मानवता का सिद्धांत, डी धर्म का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा डी धर्म का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? ए विद्यार्थी, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी 5। अगला प्रश्न है, नीतियों का निर्माण किया जाता है? ए संगठन में, बी प्रशासन में, सी संप्रेषण में, डी ए बी दोनों में। सही जवाब हो जाएगा डी ए बी दोनों में। ध्यान रखना, नीतियों का निर्माण किया जाता है तो संगठन और प्रशासन दोनों में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम है? ए सीखना तथा ज्ञान, बी परिप्रेक्ष्य, सी कक्षागत वातावरण, डी क्रमिक सुधार। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए सीखना तथा ज्ञान। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, या किसने कहा? ए जी रीडर, बी ब्रे, सी पी रेन, डी फिने। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी पी रेन। तो प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, किसने कहा? पी रेन ने। आप लोग ध्यान रखना, कहीं प्रश्न पूछ लेता है प्रधानाचार्य जन्मजात होता है, जन्मजात तो नहीं होता लेकिन पी रेन के अनुसार होता है, ठीक है, तो कभी कभी ये भी ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? ए शिक्षक की भूमिका, बी शिक्षक की जीवन दर्शन, सी शिक्षक का व्यवहार, डी शिक्षक की जात। तो किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षक की जात। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ए लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, बी व्यक्तित्व का विकास, सी नेतृत्व के लिए शिक्षा, डी धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? ए 1930, बी 1937, सी 1935, डी 1940। तो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? सही जवाब हो जाएगा बी 1937। 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने वर्धा योजना शुरू की। इसको बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है, परंतु इसका प्रचलित नाम बेसिक शिक्षा है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 ने उत्तम शिक्षा का गुण बताया है? ए शिक्षा ग्रहणशील निरंतर सीखने वाला हो, बी सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में छात्रों को समझ सके, सी छात्रों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने वाला हो, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? ए प्रकार उपागम, बी अनुदेशन उपागम, सी अनुभव उपागम, डी कक्षा पाठ्यवस्तु उपागम। सही जवाब हो जाएगा बी, इसका ए, प्रकार उपागम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है? ए छात्र की रुचि, बी बाल केंद्रित, सी छात्रों का आर्थिक स्तर, डी छात्रों की योग्यता। सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रों का आर्थिक स्तर। कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है? छात्रों की आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष थे? ए डी एस कोठारी, बी कुणाल देव, वानी सितारा चंडी मुदालियर। तो व्यावसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष थे। सही जवाब हो जाएगा ए, डी एस कोठारी। आप लोग ध्यान रखना, करीब 110 प्रश्न है, प्रश्नों को पूरा सॉल्व कीजिए और ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? ए शिक्षा और विकास, बी शिक्षा और चरित्र, सी शिक्षा और समाज, डी शिक्षा और मूल। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा और विकास। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा होती है? ए कक्षा 1 से 5 तक, बी कक्षा 6 से 8 तक, सी कक्षा 1 से 8 तक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रारंभिक शिक्षा होती है, सही जवाब हो जाएगा ए, कक्षा 1 से 5 तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, 6। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया? ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, 1948। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारक तत्व है? ए क्षेत्र, बी एकीकरण, सी क्रम, डी उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारक तत्व है? सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? ए 1836, बी 1882, सी 1917, डी 1986। तो हंटर आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 1882। महत्वपूर्ण है, पूछता है। अगला प्रश्न है, ई के फ्रेटवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित क्रियाओं को कितने भागों में विभक्त किया? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। तो ई के फ्रेटवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित क्रियाओं को कितने भागों में विभक्त किया? सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, 5। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं? ए एन के शाह, बी सी एल आनंद, सी के रेड्डी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, सी एल आनंद। अगला प्रश्न है, NCFTE 2009 के प्रोफेसर सी एल आनंद अध्यक्ष थे, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, NCERT ने रिपोर्ट के आलोक में NCFSE 2000 की समीक्षा की। ए सीख, बी बोझ के बिना सीखना, सी बोझ के साथ सीखना, डी उपयुक्त सभी। तो NCERT ने रिपोर्ट के आलोक में NCFSE 2000 की समीक्षा की। सही जवाब हो जाएगा बी, बोझ के बिना सीखना। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में एनजीओ की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है? ए प्रभावी, बी अप्रभावी, सी अक्रिय, डी इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम निर्माण में एनजीओ की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रभावी। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? ए 1953 में, बी 1956 में, सी 1961 में, डी 1965 में। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा सी, 1961 में। महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ का पूर्ण रूप है? ए नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क,
बी न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, सी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, डी नेशनल कॉमन फॉर्मेट। तो एनसीएफ का पूर्ण रूप है, सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना सी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? एनसीईआरटी, बी यूजीसी, सी एनसीटीईडी, एनसीईआरटी। तो एनसीएफ 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, एनसीईआरटी, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ए नेता, बी स्वामी, सी सुविधा प्रदाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, सुविधा प्रदाता। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए वेद प्रकाश, बी प्रोफेसर यश पाल, सी राम मूर्ति, डी के कस्तूरी रंगन। तो एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना बी, प्रोफेसर यश पाल। अगला प्रश्न है एनसीएफटीई का पूर्ण रूप है? ए एनसीएफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बी एनसीएफ फॉर टीचर एवेल्युएशन, सी एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है एनसीएफटीई कब प्रकाशित हुई? ए 2008 में, बी 2009 में, सी 2010 में, डी 2012 में। तो एनसीएफटीई कब प्रकाशित हुई? सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, 2009 में। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में निर्धारित भाषा सूत्र है? ए एक भाषा सूत्र, बी 2 भाषा सूत्र, सी 3 भाषा सूत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 में निर्धारित भाषा सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, 3 भाषा सूत्र। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है? ए सक्रिय व सामाजिक, बी आर्थिक व राजनैतिक, सी निष्क्रिय व सामाजिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है, सही जवाब हो जाएगा ए, सक्रिय व सामाजिक। अगला प्रश्न है अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? ए एनसीईआरटी, बी एनसीटीई, सी यूजीसी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? सही जवाब हो जाएगा बी, एनसीटीई। अगला प्रश्न है बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? ए रस्तोगी समिति, बी अंबानी समिति, सी प्रोफेसर यशपाल समिति, सी संपूर्णानंद समिति। तो बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोफेसर यशपाल समिति। प्रोफेसर यशपाल समिति ने सुझाव दिया था कि शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए। अगला प्रश्न है वर्तमान शिक्षा प्रणाली है? ये बाल केंद्रित, बी पाठ्यक्रम केंद्रित, सी विद्यालय केंद्रित, डी शिक्षक केंद्रित। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, सही जवाब हो जाएगा ए, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है? ये शैक्षिक तकनीकी पर, बी शिक्षा दर्शन पर, सी शिक्षा मनोविज्ञान पर, डी शैक्षिक मापन पर। तो बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है, सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है आरटीई अधिनियम बनाया गया? ए 2002 में, बी 2009 में, सी 2014 में, डी 2005 में। तो आरटीई अधिनियम बनाया गया, सही जवाब हो जाएगा डी, 2005 में। अगला प्रश्न ध्यान रखना 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया। पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया। ठीक है, आरटीई मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया था? 2005 में। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार का तात्पर्य सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना के अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। मतलब आप किसी भी क्षेत्र के सूचना के अधिकार के तहत जानकारी किसी भी क्षेत्र के काम को मांग सकते हैं।
जैसे गांव में देखेंगे ग्राम प्रधान के जो भी काम कर रहे हैं आप सूचना के तहत मांग सकते हैं, लोग दायर भी करते हैं। अगला प्रश्न है SNE संक्षेपाक्षर है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर बी, सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री सी, शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंट्स डी, शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। तो SNE संक्षेपाक्षर है, सही जवाब हो जाएगा डी, शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम अन्वेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत करता या कथन है। ए मैक्सिस का बी, जैकैर का सी, टेलर का डी, स्मिथ का। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, स्मिथ का। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम डॉट डॉट प्राप्त करने में सहायक है। ए शिक्षा, बी उद्देश्य, सी मूल्य, डी नौकरी। तो पाठ्यक्रम प्राप्त करने में सहायक है, सही जवाब हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है। ए आलोचना, बी रचनात्मकता, सी संरक्षण, डी उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है। ए सरकारी प्राथमिक विद्यालय, बी जूनियर हाई स्कूल, सी विशिष्ट विद्यालय, डी किंडरगार्टन स्कूल। सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना, डी किंडरगार्टन स्कूल बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। ए 1951 में, बी 1975 में, सी 1981 में, डी 1992 में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी 1981 में। अगला प्रश्न है DIET किसके अधीन कार्य करता है। ए BSAB, SCERT, सी UGC, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो DIET किसके अधीन कार्य करता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी SCERT। अगला प्रश्न है BRC का पूर्ण रूप है। ए ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, बी बेसिक रिसोर्स सेंटर, सी ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, डी ब्लॉक रिसोर्स कमेटी। तो BRC का पूर्ण रूप है, सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना, सी ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट विजिट 201 दिया गया है। इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं सारी वीडियो को क्रम से। अगला प्रश्न है NGO से तात्पर्य है। ए नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सी नेचर गवर्नमेंटल ऑब्जर्वेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो NGO से तात्पर्य है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, सही जवाब हो जाएगा बी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 6वां संशोधन किस वर्ष हुआ। ए 2002, बी 2001, सी 2004, 2005। भारतीय संविधान में 6वां संशोधन किस वर्ष हुआ, सही जवाब हो जाएगा 56 का, ए 2002। अगला प्रश्न है NKC से क्या अभिप्राय है। ए नेशनल नॉलेज कमेटी, बी नेशनल नॉलेज कमीशन, सी नेशनल नॉलेज कमीशन, डी नेचर नोइंग कमेटी। तो NKC से क्या तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा बी नेशनल नॉलेज कमीशन। अगला प्रश्न है NCF 2005 से क्या अभिप्राय है। ए नेशनल क्लास फ्रेमवर्क 2005, बी नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, सी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का, सी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। ए DS कोठारी, बी सेम पेत्रोदा, सी एल मुदारिया, डी एस राधाकृष्णन। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना, बी सेम पेत्रोदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है NCF 2005 के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर शांति शिक्षा को शामिल किया गया। ए पूर्व प्राथमिक स्तर, बी प्राथमिक स्तर, सी माध्यमिक स्तर, डी उच्च स्तर। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर शांति शिक्षा को शामिल किया गया, सही जवाब हो जाएगा बी प्राथमिक स्तर।
तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर शांति शिक्षा को शामिल किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, 60 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में निम्न में से कौन से भाषा सूत्र के शिक्षण की वकालत की गई? ए त्रिभाषा बी, द्विभाषा सी, एक भाषा डी, इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 में निम्न में से कौन सी भाषा सूत्र के शिक्षा की वकालत की गई? सही जवाब हो जाएगा ए, त्रिभाषा। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के द्वारा निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया? ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बी, वार्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया सी, अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया डी, सेमेस्टर मूल्यांकन प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 से तात्पर्य है ए राइट टू इक्वल एक्ट 2009, बी राइट टू इवेल्युएशन एक्ट 2009, सी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, डी रेडियो टू एजुकेशन एक्ट 2009। आरटीई एक्ट 2009 से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा सी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। आप लोग आरटीआई और आरटीई में कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। आरटीआई में आई है राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें राइट टू एजुकेशन है। आरटीआई जो है 2005 में पास हुआ था, लागू हुआ था। प्रश्न है, एनसीएफटीई 2009 संबंधित है। ए प्राथमिक शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, सी शिक्षक शिक्षा से, डी उच्च शिक्षा से। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, शिक्षक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, बोझ के बिना सीखना किसका मुख्य उद्देश्य था? ए एनसीएफ 2005, बी कोठारी कमीशन, सी राधाकृष्णन कमीशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बोझ के बिना सीखना किसका मुख्य उद्देश्य था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का आधुनिक उपागम नहीं है? ए सहयोगी अधिगम, बी टोली शिक्षण, सी लेक्चर विधि, डी समकक्षी शिक्षण। तो निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का आधुनिक उपागम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, लेक्चर विधि। अगला प्रश्न है, निजी शिक्षा एजेंसियों पर नियंत्रण होता है। एक केंद्र सरकार का, बी राज्य सरकार का, सी उपयुक्त दोनों का, डी में से कोई नहीं। तो निजी शिक्षा एजेंसियों पर नियंत्रण होता है, सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार दोनों का। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मूल भाव कहाँ से लिया गया है? ए गीता से, बी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना से, सी संविधान से, डी बाइबिल से। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना से। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 को सही स्वरूप देने का श्रेय जाता है। ए प्रोफेसर यशपाल, बी अरुण सिंह मेहरा, सी सुश्री रम्मा वेंकटरमन, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 कक्षा में अध्यापक एवं छात्र अनुपात कितना रखने की संस्तुति करता है? एनसीएफ 2005 कक्षा में अध्यापक एवं छात्र अनुपात कितना रखने की संस्तुति करता है? ए 1:25, बी 1:20, सी 1:35, डी 1:30। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 70 का 1:30, मतलब एक टीचर 30 बच्चे, 30 बच्चों पर एक अध्यापक। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 आधारित है। ए सभी के लिए शिक्षा, बी शिक्षा बिना बोझ के, सी सर्व शिक्षा अभियान, डी शिक्षा बोझ के साथ। तो एनसीएफ 2005 आधारित है, सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, शिक्षा बिना बोझ के। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के मुख्य सिद्धांत हैं। ए लचीली शिक्षा प्रणाली, बी ज्ञान को वातावरण से जोड़ना, सी याद करने से बचाना, डी उपयुक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 के मुख्य सिद्धांत हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का चतुर्थ अध्याय है। ए सीखना और ज्ञान, बी व्यवस्थागत सुधार, सी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, डी परिपेक्ष। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 को किस समिति के द्वारा तैयार किया गया? ए SCERT, बी NCTE, सी UGC, डी NCERT। तो एनसीएफ 2005 को किस समिति के द्वारा तैयार किया गया?
सही जवाब हो जाएगा डी, NCERT। अगला प्रश्न है, एनसीएफ को एनसीईआरटी द्वारा वर्ष 1975, 88, 2000, 2005 में प्रकाशित किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। एनसीएफ को एनसीईआरटी द्वारा कब? 1975, 1988, 2000, 2005 में, अर्थात 4 बार एनसीएफ आ चुका है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। NCFTE 2009 का पूरा नाम क्या, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ए नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, बी नेशनल करिकुलम फॉर टीचिंग एजुकेशन, सी नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, डी नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन। तो NCFTE 2009 का पूरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा ए, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। NCFT का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली के समर्थक हैं ए मोंटेसरी, बी प्रोफेसर एस पाल, सी जॉन ड्यूबी, डी उपयुक्त सभी। तो बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली के समर्थक हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या परिवर्तन एवं परिष्कार में किसकी भूमिका शून्य होती है? ए छात्र, बी शिक्षक, सी शिक्षा मंत्रालय, डी शैक्षिक प्रशासन। तो पाठचर्या परिवर्तन एवं परिष्कार में किसकी भूमिका शून्य होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सी नीतियां सबसे अधिक प्रभावी होती हैं? ए राज्य सरकार की नीतियां, बी केंद्र सरकार की नीतियां, सी नगर निगम की नीतियां, डी राज्य एवं केंद्र सरकार की नीतियां। तो पाठचर्या में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सी नीतियां सबसे अधिक प्रभावी होती हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, राज्य एवं केंद्र सरकार की नीतियां। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण में अध्यापक किसका सहारा नहीं लेता? ए अध्ययन योजना का, बी यूनिट योजना का, सी वार्षिक योजना का, डी आर्थिक योजना का। सही जवाब हो जाएगा डी, आर्थिक योजना का। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? ए 2009 में, बी 2005 में, सी 2000 में, डी 2004 में। सही जवाब हो जाएगा 80 का ध्यान रखना, ए 2009 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में। अगला प्रश्न है, नया पाठ्यक्रम 2005 किन जगहों पर सभा आयोजित करके तैयार किया गया? ए मैसूर, भोपाल, बी भुवनेश्वर, सी अजमेर, शिलांग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल अवस्था में बालक का किस प्रकार का विकास होता है? ए स्वास्थ्य, बी सामाजिक, सी तर्क संगत विचार करने, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? ए 14 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 16 वर्ष। प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा ए 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, योजना आयोग 1950 ने कितने वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया? ए 12 वर्ष की, बी 10 वर्ष की, सी 15 वर्ष की, डी 14 वर्ष की। तो योजना आयोग ने कितने वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 12 वर्ष की। अगला प्रश्न है, गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? ए सोचने समझने, बी विश्लेषण करने, सी तर्कसंगत विचार करने, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, और आप लोग प्रश्नों का जवाब पूरा देते रहें, इससे आपको प्रश्न याद रहेगा, ठीक है। अगर आप नई प्रश्नों का जवाब देते हैं तो आप माइंड इधर डाइवर्ट हो सकता है, गलत ही क्यों न से, बट प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर देते रहें। प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में किनकी उपलब्धियों को राष्ट्र स्तर पर विकसित किया जाएगा? ए शिक्षकों की, बी छात्रों की, सी शिक्षा संस्थाओं के, डी उपयुक्त सभी की। तो नई शिक्षा नीति में किनकी उपलब्धियों को राष्ट्र स्तर पर विकसित किया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? ए अनुभवों की पूर्णता, बी सरलता, सी विषयों का साथ संबंध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम आयोजित करने का मुख्य आधार है? ए बालकों का आयु वर्ग, बी बालकों की मानसिक क्षमता, सी दोनों, उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, बालकों का आयु वर्ग, बालकों की मानसिक क्षमता। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी ग्रीक, डी स्पेनिश।
सही जवाब हो जाएगा बी लैटिन। अगला प्रश्न है लड़कियों हेतु पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे गए हैं? ए पाक शिक्षा, बी गृहकार्य, सिलाई कढ़ाई, सी स्वास्थ्य शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का उद्देश्य है ये विभिन्न प्रकार के अनुशासनों में संबंध स्थापित करना, बी बालकों के लिए सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना, सी परीक्षा को अधिक लचीला एवं एकीकृत बनाना, डी उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य बिंदु है ये व्यवस्थागत सुधार एवं परीक्षा प्रणाली, बी बालकों का विकास एवं सीखना, सी गुणवत्ता सुधार एवं परीक्षा प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 का सिद्धांत है एक ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, बी रटने वाली प्रणाली से शिक्षा को मुक्त करना, सी सभी बालकों के लिए कक्षा में समावेशी वातावरण उत्पन्न करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं ए पूर्ण किशोरावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल अवस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 94 का ध्यान रखना, ए पूर्ण किशोरावस्था। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है ये परिवार में समस्या, बी विद्यालय में समस्या, सी समायोजन, सी समाज में समायोजन। ध्यान रखना परिवार में समायोजन, बी विद्यालय में समायोजन, सी समाज में समायोजन, डी उपयुक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं ए दृष्टिबाधित, बी अस्थिबाधित, सी श्रवण बाधित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है ए हॉलॉक का, बी थॉर्नडाइक का, सी नन का, डी गैरिट का। सही जवाब हो जाएगा ए हॉलॉक का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति के बुद्धि का या विकास को प्रभावित करता है? ए भोजन, बी व्यायाम, सी ग्रंथियों की क्रियाशीलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है ए जन्म से पूर्व, बी 10 वर्ष बाद, सी 5 वर्ष बाद, डी 18 वर्ष बाद। तो बालक के विकास प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, सही जवाब हो जाएगा ए जन्म से पूर्व। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है ए प्रतिभाशाली बालक, बी उच्च बुद्धि लब्ध, सी सृजनात्मक बालक, डी उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं ए शैशवावस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी उपयुक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं ए 12 से 14 वर्ष, बी 13 से 15 वर्ष, सी 10 से 12 वर्ष, डी 11 से 12 वर्ष की। किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 12 से 14 वर्ष की। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है ए रुचियों के अनुसार, बी आवश्यकताओं के अनुसार, सी क्षमताओं के अनुसार, डी इन सभी के अनुसार। सही जवाब हो जाएगा डी इन सभी के अनुसार। अगला प्रश्न है करिकुलम के अंतर्गत केनिथ रिचमंड के अनुसार कौन कौन से विषय विद्यमान रहते हैं? एक कार्य की योजना संबंधी, बी अध्ययन कोर्स संबंधी, सी साधारण विद्यालय के विषय, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। एक महात्मा गांधी के अनुसार, बी राधाकृष्णन के अनुसार, सी गोखले के अनुसार, डी उपयुक्त सभी। शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए महात्मा गांधी के अनुसार। अगला प्रश्न है मूल पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है? ए छात्रों की रुचि, बी छात्रों की योग्यता, सी छात्रों की आवश्यकताएं, डी उपयुक्त सभी। तो मूल पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है
भाषा नीति, किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया? ए 1968 में, बी 1986 में, सी 1964 में, डी 1966 में। तो किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया? सही जवाब हो जाएगा ए 1968 में। करीब 110 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। भारतीय शिक्षा आयोग 1952-53, जिसका प्रसिद्ध नाम हंटर कमीशन था, जिसने ए माध्यमिक स्कूलों में असली विषयों की सिफारिश की, बी बेसिक शिक्षा स्कूलों में शिक्षा के सुधार की सिफारिश की, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में असली विषयों की सिफारिश की। अगला प्रश्न है, विषय की विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम क्या कहलाता है? ए निर्दिष्ट पाठ्यक्रम, बी फलकों का सामाजिक विकास, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए विषय के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम क्या कहलाता है? तो निर्दिष्ट पाठ्यक्रम, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? ये कहानी विधि बी, भाषण विधि सी, वाद विवाद डी, उपयुक्त सभी। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, सही जवाब हो जाएगा ए कहानी विधि। आप लोग ध्यान रखना, माध्यमिक स्तर के लिए क्रियाविधि उपयुक्त मानी जाती है। अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशल का विकास करने हेतु शिक्षण शिक्षा उपयोगी है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित कर्तव्य 11 हैं। पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ की गई थी। दृष्टांत देना है मृदुल अध्ययन। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा कोठारी शिक्षा आयोग ने की थी। डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात हेलेन पारखस्त किया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 5, ज्ञान के निर्धारण हेतु शिक्षा एवं पाठचर्या की भूमिका। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी बच्चे आपके परिचित में बीएड कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।